नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की गणित का मॉडल प्रश्न पत्र जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जैसा पूछा जाना है, इस प्रश्न पत्र को हम आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि क्योंकि बाद में हम ये सब करना भूल भी जाते हैं, जिससे हमें आगे की वीडियो नहीं मिल पाती है। तो यहाँ देखिए इस पेपर में जो दिया गया है, जो हमारा प्रश्न पत्र इस वर्ष से पूछा जाना है, इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। यहाँ देखें तो इसमें समय दिया गया है 2.5 घंटे और पूर्णांक दिए गए हैं 60 नंबर का ये पेपर होगा। और यहाँ देखें तो प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि 1-1 अंक के रहेंगे। और यहाँ देखें प्रश्न 11 से 16 तक के लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लेकिन अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। इसके बाद 17 से 22 तक के थोड़े लघु प्रश्न रहेंगे और इनमें जो है 3-3 अंक रहेंगे। और प्रश्न 23 से 26 तक के ये जो प्रश्न हैं, 23 से 26 तक के 4 प्रश्न जो रहेंगे वो जो है 5-5 अंक के पूछे जा रहे हैं। और इसमें देखें तो जो सामने इसमें आवंटित अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न पत्र है, आप इस प्रश्न पत्र को देखेंगे और इसका संपूर्ण हल भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर समझिए और अंत तक बने रहिए। देखिए ये जो यहाँ पे है इसमें दिया गया था सही विकल्प चुन करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखें ये जो प्रश्न पत्र प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक दिए गए थे, इसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं, तो इसमें 5 खाली स्थान दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न पत्र है आप इसको देखें। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11, तो ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15। इन सभी प्रश्नों को आप पहले एक बार पूरे प्रश्न पत्र को देख लीजिए किस प्रकार से हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 तक के जो प्रश्न हैं ये 2-2 अंक के रहेंगे और 17 से यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो दिए गए हैं ये 3-3 अंक इनके निर्धारित हैं। सामने अंक भी इसमें दर्शाए गए हैं। तो देखें 21वां प्रश्न, 22वां प्रश्न और इसके बाद देखेंगे हम इसमें प्रश्न पत्र का अगला प्रश्न जो है इस पर दिया गया है 23 प्रश्न, 24 प्रश्न। ये जो प्रश्न 23 से लेकर के 26 तक के हैं ये 5-5 अंक के यहाँ पे प्रश्न आएंगे और 5-5 अंक इन 23, 24 और 25, 26 प्रश्न में ये 5-5 अंक रहेंगे। अब हम देखेंगे इन सभी प्रश्नों के संपूर्ण हल। तो यहाँ देखिए जैसे मानो यहाँ पर हमें दिया गया है ये हमारा जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले यहाँ देखें तो यहाँ इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सबसे पहले हमें इनमें किस प्रश्न में क्या भरना है ये यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 1 जो पूछा गया था, प्रश्न क्रमांक 1 में है कि परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक। जहाँ पर भी योज्य तत्समक पूछा जाए तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी संख्या का योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही था और आपको अपनी कॉपी में उत्तर सीट जो हमें मिलेगी उसमें हमें ये सी वाले ऑप्शन को भर देना है। प्रश्न 2 देखिए, आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाया जाता है। जब इनको दोनों को एक साथ दर्शाया जाता है तो ये द्वि आलेख कहलाते हैं। इसमें 2 दंड आलेख बनते हैं। और यहाँ देखें प्रश्न तीसरे में दिया गया है कि 169 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो 169 दर्शाया गया है, यहाँ पर आपको शायद ये पहाड़ा भी आता होगा कि किसके पहाड़े में यानी किसका वर्गमूल होगा। ये तो 13 में 169 होते हैं। तो यहाँ देखें 13 ये लिखे गए हैं यहाँ पर, 169 का जो वर्गमूल है वह 13 होता है। इसी प्रकार से प्रश्न चौथा देखिए, प्रश्न चौथा में 64,000 पर 1/3 की घात का मान क्या होगा। तो देखिए 64 में जो है यदि हम देखें तो 4 का जो यहाँ पे घन होता है, 64 में 4 का जो घन होता है वो 64 होता है ना। तो यहाँ हम इसका जब घनमूल निकालेंगे तो 64 का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 शून्य दिए हैं तो एक साथ में शून्य भी आ जाएगा, यानी 40 का ये घन जो होगा ये 64,000 होगा। और इस पर 1/3 की घात लगी है तो ये कट कर के कितना आ जाएगा, इसका घनमूल 40 आ जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, एक पदी और द्विपदी का यदि हम गुणनफल करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं तो हमेशा इसमें 2 पद वाली संख्या मिलती है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दी गई थी। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और यहाँ देखें जो प्रश्न आगे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, ये रिक्त स्थान हैं। तो इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं तो सही विकल्प जो थे हमने वो भर लिए। यहाँ देखें रिक्त स्थानों में हमें किस में क्या भरना है। यहाँ देखें पूछा गया है इसमें ये प्रश्न 1-1 अंक के हैं और इसमें ए पर
m की घात में आधार क्या है और उसकी घातांक क्या है। तो हमें आधार और इसकी घात बताना है कि आधार कितना है और घात कितने की लगी हुई है। तो देखिए आधार a है और m की घात है, तो यहाँ हम क्या भर देंगे, a भर देंगे और यहाँ पे भर देंगे m। ठीक, इस प्रकार से आपको भर देना है। वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई जो होती है वह प्रत्यक्ष अनुपात में होती है। इन दोनों का अनुपात हम निकालेंगे तो ये प्रत्यक्ष होता है। तो इसमें हमें क्या भरना है, प्रत्यक्ष। क्या भरना है यहाँ, प्रत्यक्ष भरेंगे, क्योंकि लंबाई और उसकी छाया जो होती है ऊंचाई में, है ना, ये दोनों प्रत्यक्ष होती हैं। जितनी लंबाई होगी उतनी ही उसकी छाया होती है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर वाला पूरा पृष्ठ को जो रहता है ना बेलन, आपको मालूम है इस प्रकार से बेलन बनाई जाती है और बेलन में ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये बाहर वाला पूरा क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो ये कहलाता है 2 पाई आर, आर धन एच, ये होता है। तो हमें यहाँ पे भरना है 2 पाई, ये पाई है, और यहाँ पे आर भरेंगे धन एच, 2 पाई आर, आर धन एच, ये होता है। और यहाँ से देख लें तो ऐसा अपन बनाते हैं 2 पाई और यहाँ पे बनाते हैं ऐसा आर बना लीजिए और धन एच, 2 पाई आर, आर धन एच, आर रहता है साथ में, सॉरी यहाँ पे फिर से देख लीजिए इसको, इस प्रकार से हम भरेंगे इसको। तो यहाँ तो आपने ए भर ही लिया है, यहाँ पर एम भर लिया है, यहाँ पर क्या भर लिया है, प्रत्यक्ष भर लिया, प्रत्यक्ष, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष भर लीजिए। बेलन का जो संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, यहाँ पे बनाना है आर और आर धन एच, ठीक, आर धन एच। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। और यहाँ पे देखा पा रहा है एक्स वर्ग और वाई वर्ग का अखंडनीय गुणनखंड, अखंडनीय गुणनखंड जिसके कोई खंड ना किए जा सकें, तो वह संख्या या तो एक्स हो सकती है इसमें या वाई भी हो सकती है, तो यहाँ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। वर्गमूल जो रहता है उसके वर्ग की संक्रिया को क्या कहते हैं, जो उसकी वर्ग की संक्रिया प्रतिलोम कहलाती है। क्या होती है, संक्रिया प्रतिलोम। तो यहाँ भरना था हमें क्या, प्रतिलोम, ठीक है, ये प्रतिलोम भर दीजिए। तो इस प्रकार से आपके ये सभी 1 से 10 तक के जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, यानी खाली बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसमें दिया गया था कि जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जा रहे हैं वह 1-1 अंक के इसमें रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 11 से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इसमें है कि समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हमें किस प्रकार से हल करना है, थोड़ी आप यहाँ समझ लें। इस प्रकार से आपको बिल्कुल हल इस प्रकार से करना है। देखिए 5x ऋण 3 बराबर 3x ऋण 5 है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो x वाली संख्या रहती है उसको हमें पक्षांतर अपने बाएं पक्ष में करना पड़ता है, और जो हमारी चर राशि होती है उसको बाएं पक्ष में, अचर राशि को दाएं पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखें हमें सबसे पहले तो संख्या में क्या करना, पक्षांतर। ये हमने यहाँ पे पक्षांतर किया, 5x ऋण 3x हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ऋण 5 तो है ही आपके इसमें, लेकिन इसमें जो संख्या बनेगी वह ऋण 5 धन 3 हो जाएगी। ये ऋण 5 3 इस तरफ आएंगे तो ये धन के हो जाते हैं, और ये जो 3 धन के थे वो ऋण के हो जाएंगे। 5x में से 3x को घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, यदि हम 5x में से 3x को घटा देते हैं तो 2x मिलेगा, और ऋण 5 में धन 3 जोड़ना है तो ऋण 5 में से 3 घटाएंगे, ठीक है ना, तो ऋण के 2 मिलेंगे। हमेशा असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऋण 2 मिलेगा, 2x बराबर ऋण 2, और x बराबर, ये देखिए जो गुणांक होता है गुणांक का भाग हो जाता है, बराबर वाली संख्या में जब हम पक्षांतर करते हैं तो ऋण 2/2 आ जाएगा, और इनको यदि हम काट देते हैं कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऋण का 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान कितना मिल जाएगा, ऋण 1। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया, तो यहाँ देखिए प्रश्न 12वां दिया है कि समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज, सम का मतलब होता है समान, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, वो समबाहुभुज है। इसकी परिभाषा में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ देखें प्रश्न 13वां जो दिया गया है, इसमें लिखा है संख्या जो यहाँ पे 23,453 दी गई है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण लिखिए। तो देखिए इन प्रश्नों के उत्तर आप है, तो ये 12वें प्रश्न का जो है उत्तर है समबाहुभुज क्या होता है, ठीक है ना। मैंने बताया कि जिसकी भुजाएं बराबर हों और सभी अंतःकोण समान हो तो वो समबाहुभुज कहलाता है, ठीक है ना। अब उसमें संख्या दी गई थी कि ये जो संख्या है 23,453, इसमें ऐसी संख्या जो 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती हैं
वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो जो संख्या दी गई है यहाँ पर ये 3 पर समाप्त हो रही है। जब ये 3 पर समाप्त होती है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये आपको प्रश्न के उत्तर में बस इतना लिखना है। अब देखें प्रश्न 14वां। यहाँ देखिए प्रश्न जो 14वां दिया गया है, 14वें प्रश्न में पूछा गया है कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 15वां में दिया है कि 500 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु को 450 रुपये में बेचा जाता है। 500 अंकित थे, 450 में बेची जाती है, तो बट्टा प्रतिशत की जो है वो क्या होगा, ये हमें इसमें निकालना है। और प्रश्न 16 देखिए, इसमें है कि इन संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर 14, 15 और 16, इनकी मैं प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए समझिए। तो ये देखिए ये 14वां प्रश्न है कि 8000 के जो हमें गुणनखंड निकालना है, किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो आपको गुणनखंड निकालना आता होगा कि यदि हम ऐसा 8000 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते जाते हैं, है ना। तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, इस प्रकार से आप भाग लगाते जाते हैं। 2 दूनी 4, है ना। ये आप भाग लगाते जाएंगे इस प्रकार से, 2 एकम 2, और ये गुणनखंड यहाँ पे निकलते जाते हैं, ठीक है ना। 2 पंचे 10 है, इस प्रकार से यहाँ 500 आएंगे। फिर 2 का देंगे तो 250 आ जाएंगे। फिर 2 का देते हैं हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसके बाद 5 5 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 5 गुणनखंड यहाँ पे लिखे गए थे कि 2 2 2 2 2 और गुणित 5 5 5। तो इसमें हमें क्या निकालना थे, इनके अभाज्य गुणनखंड में हमें घनमूल निकालना है 8000 का। तो 8000 का घनमूल 3 3 की हम यहाँ पे क्या समूह बना लेंगे। ये 3 का समूह, 3 का समूह और एक 5 भी 3 का समूह। प्रत्येक समूह में से एक एक संख्या ली जाती है। यहाँ इस समूह से 2 लेंगे, इस समूह से भी 2 निकाल लेंगे, और एक 5 के समूह में से भी एक 5 निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। इस प्रकार से जो 8000 संख्या दी गई थी इसका घनमूल 20 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख देना है परीक्षा में। यहाँ देखें प्रश्न 15वां में दिया गया था कि बट्टा जो दिया गया है और जो यहाँ पे वस्तु अंकित मूल दिया गया था और जितने में बेची जाती विक्रय मूल, यदि हम अंकित मूल में से विक्रय मूल घटा देते हैं तो ये बट्टा निकल आएगा कि कितना बट्टा, यानी कितना उसको डिस्काउंट दिया गया है। ये 50 रुपया डिस्काउंट मिला या बट्टा मिला, तो बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल। ये प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र है, और इसमें आप सीधे सीधे 50 यहाँ पे बट्टा आ जाएगा गुणित 100 और बटे 500 क्या आ जाएगा, अंकित मूल। और इसको हम जब काट देते हैं संख्याओं को, 2 शून्य यहाँ से कट जाएंगे, 1 2, ठीक है ना। 5 एकम 5 और यहाँ 5 एकम 5, यानी 10 आ जाएगा। उत्तर बराबर आ जाएगा 10%, ठीक है। प्रश्न 16वां भी देखिए, यहाँ पे दिया गया था कि इन संख्याएं जो दी गई हैं इनके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सभी का हमें 2 4 बाय गुणित 8 बाय वर्ग गुणित 16 बाय वर्ग, ये लिख करके सबके गुणा कर देना है। 2 गुणित 4 गुणित 8 गुणित 16, ये देखिए सभी के इस प्रकार से गुणा लिखना है। और यहाँ पर बाय 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 दिया गया था, तो बाय पर सबसे पहले यहाँ 1 की घात, 2 की घात, 3 की घात, घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी 3 2 5 और 1 6, बाय पर 6 की घात आ जाएगी, और इन संख्याओं की क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए जब हम सभी का 2 का 4 का और 16 का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1024, और बाय पर 6 की घात, ये इसका उत्तर है। बिल्कुल ऐसे ही आपको परीक्षा में भी अपने पेपर में लिख देना है, ठीक है। प्रश्न 17वां देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 17वां 18वां 19 20, ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें देखें, इसमें लिखा था कि मान ज्ञात कीजिए 2 पर 0 की घात धन 3 पर ऋण 1 की घात गुणित 3 पर 2 की घात। और प्रश्न 18वां पूछा गया है कि धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार दिया गया है 7:3 किलोग्राम है। उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा, ये हमें निकालना था, ठीक है ना। तो इसके प्रश्न के उत्तर देखेंगे अभी। और प्रश्न 19वां दिया गया है कि 3 पर 0 की घात धन 4 पर ऋण 1 की घात है गुणित 2 पर 2 की घात, इसका भी मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 17वां प्रश्न 19वां बिल्कुल एक जैसे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और प्रश्न 20 दिया गया है कि L धन M पर 2 की घात ऋण 4LM, इनके गुणनखंड हमें करना है। गुणनखंड इसमें लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इन 16 17 18 19 और 20 के जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर यहाँ समझेंगे हम, इस प्रकार से लिखेंगे कॉपी में। तो यहाँ देखें 17वां प्रश्न जो दिया गया था उसका उत्तर इस प्रकार से लिखना, 2 पर 0 की घात धन 3 पर ऋण 1 की घात और गुणित दिया गया था 3 पर 2 की घात, ठीक है ना। तो 2 पर 0 की घात का मतलब होता है 1,
और 3 पर 1 की ऋण 1 की घात का मतलब होता है 1/3, ठीक है ना। यानी 1 सही 1/3, चाहे तो आप सीधे 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा और गुणित 3 पर 2 की घात यानी 3 त्रिका 9 आ जाएगा और 3 से इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12, ठीक। इसको इस प्रकार से हमें हल करना है। और प्रश्न 18 दिया गया था तो उसको देखेंगे हम कि इसमें जो सीधा अनुपात लगता है कि प्रतिलोम अनुपात लगता है। तो देखें दोनों में, इसमें सीधा जो अनुपात है उसको अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। यहाँ लिख देना कि इसमें अनुक्रमानुपाती विचरण हो रहा है। यहाँ पाइप की लंबाई जो दी गई थी, यहाँ पे पाइप की लंबाई 3 और उसमें दिया गया था 7.8, ठीक है ना। और इनका भार दिया गया था 7.3 और यहाँ इसका भार नहीं दिया गया था, इसको बाई लिख देते हैं, इस प्रकार सारणी बना लेते हैं। और सीधे जो अनुपात होते हैं, सीधे अनुपात में हम संख्याओं का इस प्रकार से तिर्यक गुणा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखें ये 7/3 आ जाएगा, बराबर में 7.8/22, सीधा सीधा इनको लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखें बाय का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 बाय हो जाएगा, 7.3 का 7.8 में गुणा, और फिर गुणांक हमेशा बटे में लिखना पड़ता है तो बटे में आ जाएंगे 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर इसके बाद देखें तो इनको काट दीजिए संख्याओं को, जो संख्या इसमें कट रही होती है। तो 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3 और यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, यहाँ दशमलव आ जाएगा, बचेगी 1, 3 6 18, 2.6 और 7.3 का जब हम गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 18.98। तो ये जो है यहाँ पे जो भार पूछा गया था, भार बराबर आ जाएगा 18.98 किलोग्राम, ठीक है। तो इस प्रश्न को हमें इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिख देना है। आपने इसको समझ लिया। प्रश्न 19 में भी देखिए, जो हमने प्रश्न अभी सत्र में किया था बिल्कुल वैसे ही ज्यों का त्यों यह प्रश्न है। हल करने के लिए 3 पर 0 की घात का मतलब 1 है और 4 पर ऋण 1 की घात का मतलब 1/4 है। तो 4 एकम 4 और 1 5, ये सीधा सीधा आ जाएगा। 4 में 1 जोड़ देते हैं, बटे में 4 आ जाएंगे, 4 और 1 5/4 गुणित 4 आ जाएगा, 4 4 कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। प्रश्न 20वां देखिए, प्रश्न 20वें में जो हमें यहाँ दिया गया था कि इनके गुणनखंड निकालिए। तो इस प्रकार से देखिए, जो संख्या दी गई थी इस संख्या में l धन m पर 2 की घात है और ऋण 4lm है। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ लेंगे। इसमें हमारा सूत्र लग जाएगा a वर्ग धन b वर्ग का। आपको सूत्र याद होना चाहिए, जो हमें सर्वसमीका दी गई है, a वर्ग a धन b का वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये तो हम यहाँ पे इसी सूत्र का उपयोग करते हुए तोड़ेंगे कि l का वर्ग धन 2lm धन m वर्ग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि 2lm है, यहाँ पे 4lm है, तो 2lm 4mm से घट जाएंगे तो ऋण के कितने बचेंगे 2lm। तो यहाँ पर देखें ये l वर्ग ऋण 2lm धन m का वर्ग, ये संख्या आ जाएगी, यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखें जो ये संख्या मिल रही है, ये सूत्र बन रहा है फिर से l ऋण m का। ये पूरा सूत्र बन जाएगा कि a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ये सूत्र बन जाता है। यहीं पे ये जो है ऋण आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे हम सूत्र का उपयोग कर देंगे कि a वर्ग ऋण 2ab और धन b का वर्ग और बराबर होता है a ऋण b का वर्ग। तो इस सूत्र के या इस सर्वसमीका के माध्यम से हम यहाँ l ऋण m का वर्ग, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में जो हमें आंसर शीट मिलेगी उस कॉपी में हमें इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करना है। अब देखें 21वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए प्रश्न 21 दिया गया था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ कि ऋण 1/2 धन, बड़ा कोष्टक बना है 3/7 धन 4/3 और कोष्टक बंद है और बड़ा कोष्टक भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो इस संख्या को हम किस प्रकार से हल करेंगे। और प्रश्न 22वां देखिए, निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। अगर हैं तो उस रेखा का नाम भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए बिंदु दिए गए हैं 1 2 2 4 3 6 और 4 8। इसको हम जो हमारी ग्राफ कॉपी होती है, ग्राफ कॉपी में इन सभी बिंदुओं को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए प्रश्न 21 और प्रश्न 22 का उत्तर यहाँ पे देखें, इस प्रकार से लिखना है।
तो यहाँ देखिए जो 21वां प्रश्न हमें दिया गया है, ऋण 1/2 धन 3/7 धन, और कोष्टक बना है, ये यहाँ पे ऋण 4/3 लिखा हुआ है, इसलिए कोष्टक बनाया गया है। तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण ही होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो धन और ऋण का गुणा ऋण, यानी यहाँ पे हम जब इसको धन ऋण का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे बराबर में कि ऋण 1/2 धन 3/7 ऋण 4/3। 7 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 3 का 3 में गुणा, 7 का 4 में गुणा आ जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 7 चौके 28, तो 9 ऋण 28 आ जाएगा। यहाँ पर ऋण 1/2 ये ज्यों के त्यों, 7 × 21, इसका क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको निकाल देना है। और फिर इसके बाद देखिए 9 में से ऋण 28 घटाएंगे, यानी 28 में से 9 घटाएंगे, बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण ही प्राप्त होगा। तो ऋण की कितने हो जाएंगे? 19 मिल जाएंगे हमें। तो ऋण 1/2 ऋण 19/21। अब इन दोनों संख्याओं को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है ना, ऋण जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 2 और 21 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो 42 आएगा। 2 और 21 का लघुत्तम 42 आएगा। ठीक है ना, तो 21 का गुणा 1 में कर दीजिए, 2 का गुणा 19 में करेंगे तो 21 एकम 21 और 19 दूनी यहाँ पे 38 आ जाएगा। 21 और 38 को जोड़ेंगे तो ऋण 59 हो जाएंगे, बटे में आ जाएंगे 42। ये उत्तर आपको वार्षिक परीक्षा जो हमें प्रश्न पत्र उत्तर कापी मिलेगी उसमें इस प्रकार से इसको लिखना है। चलिए प्रश्न जो 22वां दिया गया है, इस प्रकार से हमें ग्राफ बनाना था। इस ग्राफ में जो हमें संख्याएं दी गई हैं 1 2 2 4 3 6 और 4 8। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे जो खंड दिए गए थे पैमाना बना लेते हैं, पैमाना मान लेते हैं कि एक खंड बराबर 1 अंक लिखेंगे। और इसी प्रकार से हम ये जो है हमारी 2 अक्षर रहती हैं, वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष, दोनों अक्षों पर 0 से 1 2 3 4 5 और ऊपर की तरफ भी 1 2 3 4 5 लिखेंगे और उनको मिलाते हुए देखेंगे तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे कि देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है कि हाँ सभी बिंदु एक सरल रेखा में है और ये रेखिक आलेख है। तो उन्होंने पूछा था कि क्या ये कौन सा आलेख है? रेखिक आलेख है, और ये सभी बिंदु एक सरल रेखा में है, इसलिए इसको रेखिक आलेख बोलते हैं। चलिए प्रश्न यहाँ से देखें, यहाँ से देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से, और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के हैं। और इसमें दिया गया है कि किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है। बहिष्कोण और अंतःकोण दोनों का अनुपात 1:4 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये देखिए हमें किस प्रकार से प्रश्न को अपनी कॉपी में हल करना है। तो जो हमें उत्तर कॉपी मिलेगी हमें उसमें इस प्रकार से लिखना कि अनुपात दिया गया है 1:4। तो यहाँ बहिष्कोण जो है वह 1 कहलाएगा और अंतःकोण जो होगा हमारा 4x। हम x मानते हुए चलेंगे कि ये 1x है और ये 4x है। तो बहिष्कोण और अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोई भी लाइन होती है किसी भी चतुर्भुज में, तो इस प्रकार से हम बहिष्कोण और अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे बराबर 180 अंश लिखेंगे। 4x और 1x को जोड़ेंगे 5x बराबर 180, x बराबर 180/5 आ जाएगा। 5 से हम 180 को काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 × 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5 × 30, यानी 36 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें भुजाओं की संख्या निकालना है। तो भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 बटे यहाँ पे जो कोण दिया रहता है। तो यहाँ कोण आया है हमारा 36, 360/36, 36 से सीधे 36 एकम 36, 36 एकम 36, 0 का 0 तो आ जाएगा 10। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 10। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 24 देखिए और प्रश्न 25 देखिए। यहाँ है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक और स्वाद यहाँ पे दिए गए हैं, और इनमें आंकड़ों का एक पाई चार्ट के रूप में हमें निरूपित करना है। यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर महक दी है चॉकलेट की, वनीला की और अन्य प्रकार कोई दिए गए हैं। तो इन सभी को यहाँ पे महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है कि चॉकलेट को कितने प्रतिशत पसंद करते हैं, वनीला को कितने प्रतिशत विद्यार्थी पसंद करते हैं, और अन्य जो है उसको कितने प्रतिशत विद्यार्थी पसंद करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न 25 देखिए, 12,600 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। ठीक है ना, तो सीधा सीधा इसको हम हल करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देखिए आप इस प्रकार हल करेंगे कॉपी में। तो देखिए 24वें प्रश्न को इस प्रकार से हल करना है हमें। यहाँ पर महक जो चॉकलेट, वनीला अन्य प्रकार दी गई थी, यहाँ पर पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया था कि चॉकलेट 50% विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। तो किस प्रकार से पाई चार्ट बनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से गोला बना देना है, और जो हमारा एक वृत्त टाइप का एक गोला रहता है इसमें 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ चॉकलेट है किससे मापेंगे 360 और यहाँ पे 50%, तो 360 का 50% कितना होगा ये हम मापेंगे कि कितने अंश का वहाँ पे कोण बनेगा। 360 50% बटे 100 आ जाएगा, यहाँ से 2 शून्य
1 2 नीचे के और 2 ऊपर के काटेंगे तो 36 में 5 का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 180 औंस। ठीक है, तो चॉकलेट कितने में यानी उसमें पसंद कर रहे हैं, आधे में पसंद कर रहे हैं चॉकलेट को, तो 180 ये नीचे सीधा कोण बन जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें कि वनीला और अन्य जो प्रकार दिए गए वो 25-25 हैं, तो ये हम दोनों का अन्य प्रकार और वनीला दोनों बराबर हैं, तो 360 गुणित 25 लिख देंगे और एक ही बार में दोनों को निकाल देंगे। ठीक है, तो 25% यानी 25/100 और यहाँ पर देखें तो 1 शून्य ये कट जाएगा, 1 शून्य ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, ऐसा 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 काटेंगे तो 2 18 36, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 है ना, 18 गुणित 5 18 पंचे 90, तो उत्तर आ जाएगा 90 औंस। तो वनीला और अन्य प्रकार जो दिए गए थे वो 90 औंस के होंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें पाई चार्ट बना देना है। ये बना हुआ है पाई चार्ट, यहाँ पे लिख दीजिए कि ये जो है पाई चार्ट है और इसमें देखें पूरा आधा हमें किसको देना है, ये हमारे चॉकलेट थे, ये 80 औंस पर हो जाएंगे सीधे, पूरा घेरा जो रहता है एक ये 80 औंस और 90 पर वनीला और अन्य प्रकार हो जाएंगे। बस इतना आपको बनाना है, ये है पाई चार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपनी कॉपी में इसको लिख देना है और बना देना है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा 25 प्रश्न दिया गया था, 25वें प्रश्न में यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो था निकालना था। तो यहाँ देखें मूलधन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पे दिया गया है। तो मूलधन दिया गया है 12,600 रुपया, दर दी गई थी 10%, समय दिया गया 2 वर्ष। इसका हमें जो है हमें ब्याज निकालना था, तो देखें किस प्रकार से हम निकालेंगे। यहाँ पे मिश्र धन का सूत्र लगा देंगे, यानी मिश्र धन बराबर या अमाउंट ए बराबर पी एक धन दर बटे 100 और यहाँ समय यानी टी की घात टाइम की घात लगाते हैं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे पी का मान दिया गया मूलधन 12,600, यहाँ पे एक धन दर दी गई है 10, तो 10/100 और यहाँ पे समय दिया गया 2 वर्ष, 2 की घात आ जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़े हल कर लें। तो यहाँ पे एक धन 10/100 लिखा हुआ था, तो यहाँ से 0 0 काटेंगे तो एक धन 1/10 यानी 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 पर 2 की घात यानी 11/10 को 2 बार लिखेंगे, 11/10 गुणित 11/10 और यहाँ से 2 शून्य काट देंगे, एक शून्य नीचे से दूसरा शून्य नीचे से, तो 2 शून्य ऊपर के कट जाएंगे। 126 में 11 गुणित 11 का गुणा कर देंगे तो 11 11 में 121 और 121 और गुणित 126 इनका गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 15,246। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ये 15,246 इसमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे मिश्र धन निकल आया है, मूलधन हमें दिया 12,600 रुपये, तो इस मिश्र धन में से 12,600 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन आया 12,246 रुपया और मूलधन आया है हमारा दिया गया है 12,600, इसको घटाएंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2,640 रुपया ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पूरा इस प्रकार से हमें अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है 26वां। यहाँ देखिए प्रश्न 26वां। 26 प्रश्न में दिया गया है कि एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं। कितने, 18 बेलन के आकार के खंबे हैं और प्रत्येक खंबे की त्रिज्या दी गई है 35 मीटर। ठीक, और दिया गया है ऊंचाई 5 मीटर दी गई है। तो यहाँ पे त्रिज्या दी गई, ऊंचाई दी गई, यानी आर और एच दोनों के मान दिए गए हैं और बताया लिखा गया है, यहाँ पर बताया है कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पर 18 खंभे हैं, 18 खंभों का हमें क्या करना है, इस पर पेंट करना है और एक यहाँ पे दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर के कितने लग रहे हैं, 9 रुपया। 1 वर्ग मीटर के 9 रुपये लग रहे हैं, तो टोटल 18 खंभों का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो यहाँ पे 18 बेलनाकार खंभे दिए गए हैं, तो बेलन का हमें यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा कि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। देखिए इसे, तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 26 दिया गया है, इसमें दिया गया था बेलनाकार खंभे की त्रिज्या भी दी गई थी और इसकी ऊंचाई दी गई थी। तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, सेंटीमीटर में दी गई थी, हमें मीटर में बदलना है, तो इसमें हम 100 से भाग लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.35 मीटर, एम लिख देना है।
क्योंकि ऊंचाई भी किस में दी गई थी, मीटर में, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ठीक है ना। तो त्रिज्या आ जाएगी 0.35 मीटर और ऊंचाई दी गई है 5 मीटर, ठीक है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का हम यहाँ पे सूत्र देखें इस प्रकार से 2πr/h, ये बेलन का वक्र पृष्ठ यानी जो गोल रहती है उसका बस क्षेत्रफल हमें उसकी उस पर पेंट होना है, तो उसका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना है 2πr/h, ठीक है ना। तो ये पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, आर और एच के मान यहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक है। ये पाई आर का मान दिया है और ये एच का मान दिया है, यहाँ पर आपको रख देना है। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया गया है 0.35 और ऊंचाई दी गई है 5, ठीक है ना। इन सब का हम गुणा कर लेंगे और यहाँ पे देखें 7 से ये संख्या कट रही है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ इन सब संख्याओं का हम गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर इन्होंने दशमलव को यहाँ पे हटा दिया है, दशमलव हटा करके जो संख्या यहाँ पे दी गई थी, चाहे तो आप दशमलव को अलग करके भी संख्या को सीधे सीधे काटेंगे कि 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और यहाँ पे 5 पंचे 25, 25 चौके 100 होते हैं, तो 4 बार में ये कट जाएंगे। और यहाँ से इनको काट लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 11 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा एक खंबे का क्षेत्रफल, किसका आ जाएगा, ये एक खंबे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमें दिए गए थे 11 खंबे, वो 18 खंबे, तो 18 खंभों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 18 में 11 का गुणा कर देंगे, तो 18 में गुणा का 11 का गुणा करेंगे हम 18 में, तो आ जाएगा 198 वर्ग मीटर। टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा 18 खंभों का 198 वर्ग मीटर, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर पेंट कराने के 9 रुपये लेता है, 1 वर्ग मीटर के। तो हमारे पास 198 वर्ग मीटर है, तो 198 में 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 198 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का जो खर्च होगा, 198 में 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1782 रुपया। तो 18 खंभों का जो खर्च होगा पेंट कराने का, वो 1782 रुपया लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से, जो हमें वार्षिक परीक्षा में कॉपी मिलती है, उस कॉपी में इस प्रकार से हल लिखना है सभी प्रश्नों के। तो ये प्रश्न इसमें 26 दिए गए थे, आपने 26 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं आपकी तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र लाता रहूँगा, जिनमें से सभी प्रश्न उन्हीं में से ही पूछे जाएंगे, वार्षिक परीक्षा में भी और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सभी मॉडल प्रश्न पत्रों को आप देखते रहिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।